बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने कराची में तहलका मचा दिया, ये एक तरफ की रिपोर्टिंग है। और सुहेल अफरीदी साहब फ्लॉप हो गए कराची में, ये एक तरफ की रिपोर्टिंग है। और पीपल्स पार्टी ने धोखा कर दिया, ये एक तरफ की रिपोर्टिंग है। और कोर कमांडर कराची का प्रेशर पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सके, ये एक तरफ की रिपोर्टिंग है। रियलिटी इसके कुछ बीच में है। पीटीआई जब कराची जा रही थी, सिंध जा रही थी, तो सिंध गवर्नमेंट यानी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जनाब हम आपको वेलकम करेंगे सियासी सरगर्मियों के लिए। और उन्होंने बड़ी अच्छी मूव की थी पीएमएलएन के बनस्बत कि इनको इनवाइट करो, जो एक प्रोटोकॉल होता है सीएम का उसको दो। आपने एयरपोर्ट के मज़ारात देखे जब सीएम साहब को रिसीव किया गया एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से, और फिर बड़े काफिलों में वो कराची शहर गए। जब वो कराची से बाहर गए हैदराबाद के दौरे पर, कुछ और इलाकों के दौरे पर पीटीआई की सॉर्ट ऑफ गैल्वनाइजेशन के लिए, तो बाद में आपने देखा कि रात के अंधेरे में वारदातें डाली गई। जब तय था कि कायद आज़म के मौज़ूलियम के ऊपर ये जलसा होगा संडे का, तो वहाँ पे लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, कंटेनर्स डाले गए और रास्ते ब्लॉक किए गए। इवेंचुअली सीएम के पी जब वापस आते हैं तो उनके रास्ते ब्लॉक किए गए, यानी फ्रॉम हैदराबाद बैक टू कराची रास्ते ब्लॉक किए गए। और उनको फिर एक बहुत लंबा डिजर्टेड रूट लेके 6-7 घंटे में एक छोटा सफ़र तय करना पड़ा। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी जान भी वनरेबल होगी। ज़ाहिर है इंटीरियर सिंध के जो हालात हैं, जो सिंध ओवरऑल के हालात हैं, इतनी सेफ और सिक्योर तो है नहीं। और दूसरा, पीपल्स पार्टी से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब वो इवेंचुअली कराची पहुंच गए और वो जलसा गाह जो मेक शिफ्ट बनी थी वहाँ पहुंच गए, तो वहाँ पे एक बहुत साइजेबल क्राउड था। मिनिमम एस्टिमेट आ रहा है 20,000, मैक्सिमम एस्टिमेट आ रहा है 2 लाख। तो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि 25-50 हज़ार से ज़्यादा ही लोग थे। और इनफैक्ट कराची की पिछले को 2-3 साल की आप हिस्ट्री देखें, अदर देन पीटीआई जलसाज, अगर आप एमक्यूएम के देखें, जेआई के देखें, पीपीपी के देखें, या किसी और जमात के देखें, नून लीग तो खैर वहाँ जाती नहीं, वो उन्होंने अलविदा कर दी है सुबह बड़े देर से। तो ये उनकी बनस्बत खासे ही बड़ा था। और वहाँ पे चंद मिनटों की ही तकरीर की थी सुहेल अफरीदी साहब ने। अब जाहिर है कराची के अंदर जब ये लहर आती है या कराची के अंदर एक चीज़ नज़र आती है, इतने ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं, तो इससे 2 इफेक्ट्स फॉर श्योर होते हैं। एक, बाकी मुल्क के अंदर स्पेशली पंजाब के अंदर लोग गैल्वनाइज होते हैं जो प्रो पीटीआई थे। उनको नज़र आता है कि ठीक है यार, लाहौर में या पंजाब के किसी शहर में कॉल होगी तो अब हमने जाना है। आपको एक चीज़ देख के, खरबूजे को देख के टॉप सॉर्ट ऑफ रंग पकड़ता है। दूसरा ये होता है कि पूरा नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है कि जनाब ये करने क्यों दिया गया, क्योंकि पंजाब में जिस किस्म का क्रैकडाउन देखते हैं वो आपको वहाँ नज़र नहीं आता। और क्या इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे डबल गेम खेल रही है कि नहीं। अब होता क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट बजाते खुद सामने नहीं आती, वो कोई पॉलिटिकल एजेंट सामने करती है। नून लीग की जो मकबूलियत है वो आई थिंक उनकी हिस्ट्री में ऑल टाइम लो पे, बस कि इससे ज़्यादा लो हो नहीं सकती थी उनकी मकबूलियत पॉसिबली। इनफैक्ट इससे ज़्यादा लो यही होगा कि वो पार्टी ख़त्म हो जाए बेसिकली। और अगर आप शहबाज शरीफ साहब का पूरा टेन्योर एनालाइज करें तो शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक एज प्राइम मिनिस्टर को सियासी काम किए नहीं है। सियासी काम क्या होते हैं? कोई जलसा कर देना, कहीं जाके तकरीर दे देना, सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे देना, इनमें से कोई चीज़ नहीं की। तो उन्होंने भी पॉलिटिकल गैल्वनाइजेशन की कोशिश नहीं की। और पंजाब के अंदर जो मरीन नवाज साहिबा का एटीट्यूड है टूवर्ड्स अवाम नास इन जनरल, वो सिर्फ एक दिखावे का है इन टर्म्स ऑफ के फ़ोटो ऑप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके अलावा सियासी सरगर्मियाँ कोई नहीं करनी। तो पंजाब एक फिल वक्त लावारिस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर बैठा हुआ है। और जो कराची में हुआ है जलसा पीटीआई का सुहेल अफरीदी की क़यादत में, उससे पंजाब के लोग भी गैल्वनाइज होना शुरू हो गए। इनफैक्ट सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे कहा कि जनाब अब हम डी चौकी कॉल दे सकते हैं तो लोग आएंगे। इनफैक्ट जो आखिरी रिलेटिवली बिग पीटीआई फिगर हेड कराची गया था गैल्वनाइजेशन के लिए, वो थे शेर अफजल मरवत साहब, जो अब पीटीआई डिसओन और डिस्क्रेडिट कर चुकी है। और शेर अफजल मरवत साहब भी सराय क्राउड्स नहीं ला सके थे। तो इससे पीटीआई का रास्ता और पॉपुलैरिटी दोबारा मंजर आम पे आ गई है। वो पॉपुलैरिटी गई कभी नहीं थी, लेकिन वो दोबारा गैल्वनाइज हो रही है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक कॉन्सिक्वेंस हमें साफ नज़र आ गया कि ऑल ऑफ अ सडन पता चला कि फोरेंसिक एविडेंस आ गया है कि सुहेल अफरीदी साहब 9 मई में मुलव्वस थे। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब 9 मई में मुलव्वस थे या नहीं थे वो बाद की बात है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लीडर हैं उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। अचकज़ई साहब कहते हैं कि जनाब 9 मई का जो वकूआ था वो भी लग रहा है किसी वॉर टैक्टिक की बुक से ही आपने ऑर्केस्ट्रेट किया था, यानी कि लोगों को अंदर आने दिया गया था और फिर उनसे कार्रवाई कराई गई थी। और सवाल ये है कि अगर एक कोर कमांडर लाहौर के अंडर आई बिलीव 15 या 16 हज़ार फौजी होते हैं तो वो कहाँ थे 9 मई वाले दिन? यानी कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट आया कह दिया कि जनाब ये शायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये अचकज़ई साहब ने ट्वीट की। अचकज़ई साहब इस वक्त स्पीकर ऑपोजिशन के रोल में भी सामने आ रहे हैं। आपके
उमर अयूब साहब ने अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से निकाल दी है, ताकि जो अयाज सादिक साहब ने दरख्वास्त में कहा था कि जनाब मैं स्पीकर अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैटर सब जुडिस है, तो अब स्पीकर अपॉइंटमेंट का मामला भी खड़ा हो गया सामने, क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली कॉल कर दी है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन रही है कि नून लीग भी गंदी होगी, पीपीपी भी गंदी होगी, पीटीआई ने अपनी मकबूलियत भी दिखा दी, 9 मई का जो एक सॉर्ट ऑफ दाग था सब पे लगाया जाता था उसको भी लोगों ने ओपनली क्वेश्चन कर लिया। तो अब एक ही सवाल बनता है कि इस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही है या प्लान क्या कर रही है, और ये सिर्फ वक्त ही साबित करेगा। जहाँ तक सहाफ़ियों का ताल्लुक है, हर किसी ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सहाफ़त की है पिछले 24-48 घंटे के ऊपर। अगर आप मुनीर फारूक साहब को सुने तो वो समझते हैं कि जी टाइम अप हो गया सुहेल अफरीदी का और इमरान खान के नाम पे लकीर लग गई है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी पाकिस्तान की सियासत की हिस्ट्री में किसी के नाम पे लकीर नहीं लगती। आर्जी तौर पे आपके नाम पे एस्ट्रिक आ जाता है कि या फिल वक्त आपके साथ कुछ हो नहीं सकता। और इनफैक्ट जो भी अटैम्प्ट हुई है पीटीआई को या इमरान खान को डिस्क्रेडिट करने के लिए, वो किसी भी शक्ल व सूरत में हो, चाहे वो पेड हो, नॉन पेड हो, नज़रियाती हो, नॉन नज़रियाती हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो इस सिचुएशन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट क्या स्टेप लेती है, क्यों लेती है, वी आर येट टू वेट एंड सी। जो एक बड़ी अच्छी हिस्टोरिक मुलाकात होनी थी केपी के सीएम की और सिंध के सीएम की, वो कैंसिल हो गई है। उस पर जो सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा जी मेरे पास वक्त नहीं होगा लिहाजा मैं आपको मिल नहीं सकूंगा। वो बेसिकली यही है कि पीपल्स पार्टी ने केक भी बना लिया और खा भी लिया। बेसिकली दे हैड देयर केक एंड एट इट टू। क्यों? उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जनाब हम तो वेलकम करना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसी ताकत है पीछे से जो हमें रोक रही थी। इनफैक्ट एक वजीर को उन्होंने सामने ला के ये स्टेटमेंट दिलवाई पिछले 24 घंटे में कि असल में एक सिक्योरिटी थ्रेट जारी हुई थी जिसके तहत फिर हमें ये सारे इकदाम करने पड़े। अब हमारे मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ से जारी होती हैं? सेम डिपार्टमेंट से। ज़ाहिर है हमारे इंटेलिजेंस के इदारे बताते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं। तो ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, और ये किस जगह में हो रहा है? हमारे बिजनेस हब में, यानी कराची जो पूरे मुल्क की बिजनेस का हब है, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कितने सीरियस हैं मुल्क की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। इनफैक्ट जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी का मोस्ट क्रिटिकल इशू है ईरान, उसके ऊपर हमारा रिस्पांस काफ़ी ठंडा आ रहा है। इनफैक्ट ईरान में से जो खबरें आ रही हैं वो खासी खौफनाक हैं। अगर HRNA जो एक US बेस्ड राइट्स ग्रुप है उसको माना जाए तो तकरीबन 490 प्रोटेस्टर्स शहीद हो चुके हैं और 48 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। अगर ईरानियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट मानी जाए तो 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। रॉयटर्स अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाए कि एक्चुअली कितने लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त ईरान पर नज़र डाल के बैठी हुई है। इसराइल ये बैठ के नोट कर रहा है कि जनाब हम कैसे रज़ा शाह पेलवी का जो घटिया औलाद है उसको प्रॉप अप कर सकते हैं। वो इनफैक्ट उसका प्रोपेगेंडा हर जगह कर रहा है, लेकिन अमेरिका फ़िलहाल उससे मिलने को तैयार नहीं और खामोश बैठा हुआ है। जो एक अलहदा फैक्शन पेरिस के अंदर बैठा हुआ है वो भी नाप तोल कर रहा है कि जनाब हम कैसे इनरोड्स बना सकते हैं, जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है पेरिस बेस्ड ईरानी रजीम के ख़िलाफ़। लेकिन ट्रंप का एक ऐसा बयान है जिसने सारी सिचुएशन को बिल्कुल ही आप समझें मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया है। एक तरफ ट्रंप साहब कहते हैं सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस या सेम क्वेश्चन आंसर सेशन में भी जर्नलिस्ट के जनाब ईरान के लीडर्स ने हमें रीच आउट किया, यानी कि ईरान की हाई कमांड ने हमें रीच आउट किया नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन फिर साथ ही भी ये बात कर देते हैं कि लेकिन होता है नेगोशिएशन होने से पहले ही हमें वहाँ कार्रवाई करनी पड़े। अब ईरान इस सारी सूरत को देखते हुए बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब अगर अमेरिका ने या इसराइल ने कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया तो फिर पूरे का पूरा इसराइल और अमेरिका की हर बेस मिडिल ईस्ट में लेजिटिमेट टारगेट हो जाएगी। अगर ईरान अमेरिका की बेसिस पे अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसराइल पे अटैक करे तो अमेरिका इतना शोर नहीं चाहता, लेकिन अगर वो अमेरिका की बेसिस पे अटैक करना शुरू कर देता है तो हम एक बहुत बड़ी डेवस्टेशन को देख सकते हैं। अब पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इकोनॉमिक इशू क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है, हम बॉर्डर शेयर करते हैं। जब पिछली दफ़ा अफगानिस्तान में जंग लगी थी इकोनॉमिक ब्रंट हमारे पे आया था, जब ईरान में जंग लगेगी तो इकोनॉमिक ब्रंट हमारे पे आएगा और कोई मुल्क हमें इसका इमदाद और एड नहीं देगा। तो हमारी रियासत का क्या रिस्पॉन्स है ईरान को? कुछ भी नहीं। हमने एक लूक वार्म सी स्टेटमेंट दे दी है। इनफैक्ट हमारी सोमाली लैंड के ऊपर स्टेटमेंट ज़्यादा तगड़ी आई है एज अपोज टू ईरान। हम अफ्रीका का जो हॉर्न है, जो रेड सी के तरफ एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट बनता है सोमालिया का, उसके ऊपर हमने इसराइल की जारियत टू सेंड
ए फॉरेन डिग्निटरी यानी इजरायली डिग्निटरी टू सोमाली लैंड, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो सोमालिया खुद क्लेम करता है, तो हमने सोमालिया की खुद मुख्तारी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट देती है। लेकिन हम ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो हम वर्चुअली सऊदी बैक्ड पॉलिसी ही फॉलो कर रहे हैं। तो लोकली स्पीकिंग हम पॉलिटिकल सरगर्मियाँ होने नहीं दे रहे पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात की। इंटरनेशनली स्पीकिंग जो इशूज़ हैं जहाँ पे हमें शोर उठाना चाहिए, जहाँ पे हमें डिफेंस पैक्ट्स बनाने चाहिए, जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, वहाँ पे हम खामोश बैठे हुए हैं। क्यों हम ये खामोश बैठे हुए हैं? वो इसलिए हम खामोश बैठे हुए हैं बिकॉज व्हेन यू मेक अ डील विद द डेविल यू हैव टू पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल आपको मुबारक हो। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है, और कुछ मुझे भी है, कि शायद सोशल इश्यूज़ पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सब की तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज़ के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख़, हमारी विरासत, हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे। तो वो हम ईऑन वाइब्स के चैनल पे और उसके इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे। आज भी नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये ख्याल हमारा ठीक है, क्योंकि टीम कन्विंस्ड है। इनके साथ साथ वैसे आपस की बात है, मैं भी शायद कन्विंस्ड हूँ कि मैं को थोड़ी सी अच्छी और बेहतर बात कर लेता हूँ इन अमूर के ऊपर। अगर हमने हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी अमेरिका से इंश्योर करवानी है तो फिर हमें अमेरिका की नाच तो नाचना पड़ेगा। और सबसे ख़तरनाक जो डांस अमेरिका करवाना चाहता है मुस्लिम ममालकों से वो क्या है? सिक्योरिटी फोर्स गाज़ा भेजी जाए। आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे बन रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है कि आपको इवेंचुअली शायद ये एक्सेप्ट करना पड़े अपनी इंटेग्रिटी के लिए। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा ईरान में रजीम कोलैप्स करती है और केओस डिसेंड कर जाता है, पाकिस्तान हार्डर स्टेट बन जाएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी। ज़ाहिर है एक इतना इन्फ्लो ऑफ रेफ्यूजीज़ होगा, एक केओस होगी, ईरान की पूरी स्टैंडिंग आर्मी है, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सब कुछ डिसमेंटल होगा। जब यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ था तो पूरी दुनिया के अंदर डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन हुआ था, मीनिंग कि वो हर जगह गए थे, ट्रेड हुए थे, ब्लैक मार्केट में बिके थे। तो केओस मच जाता है रीजन में। एक इराक की जब आर्मी टूटी थी तो जो केओस मचा वहाँ पे, जो आईएसआईएस बनी, वो आज तक खमियाजा भुगत रहे। तो पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी और हमारे डीप स्टेट को सॉर्ट ऑफ एक परफेक्ट रीज़न मिल जाएगा कि जनाब हमें मज़ीद क्रैकडाउन करने पड़ेंगे, हमें इंसानी हकूक़ ख़त्म करने पड़ेंगे, हमें पूरी की पूरी रियासत के हर सफ़ेर को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो केपी और बलूचिस्तान के अंदर से ख़बरें हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियासत कंट्रोल को, वो बहुत खौफनाक है। ठीक है, हम पंजाब के अंदर बैठे हुए या सिंध के अंदर बैठे हुए या फेडरल कैपिटल में बैठे हुए सोचते हैं कि ऑपरेशन कहीं दूर हो रहा है, लेकिन अगर वादी तीर में देखें और जो लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, जो अपने मकानात छोड़ के, अपनी दुकानें छोड़ के टेंटों की सिटी में रहने जा रहे हैं, वो बेहूदा है। किलोमीटरों की लाइनें लगी हुई हैं। तो इन लोगों की प्ली क्या, ये रियासत को कैसे देखते हैं? ये एक जगह जहाँ ऑपरेशन हो रहा है, जो आपको केपी के अंदर से नॉन वायलेंस की आवाज़ें आती हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, बाय द वे अकेले पीटीआई से नहीं आती, वहाँ पर जितनी ह्यूमन राइट्स तंजीमें उनकी तरफ से भी आती हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से भी आती हैं। इनफैक्ट एएनपी भी ये बात करता होता था, वो तो इमन वली खान ने आगे कहा कि छोड़ो एएनपी शेनपी, सिर्फ पावर इज़ पावर। और खैर उनको भी सीट मिली बलूचिस्तान से। तो वहाँ पे भी जो लोग शोर मचाते हैं कि जनाब हम नॉन वायलेंस के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए का मामला चलाते हैं एज अपोज टू फुल फ्लैज ऑपरेशन, उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि जब आपको शिफ्ट किया जाता है, अपने घर से निकाला जाता है टेंट सिटी में, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लाखों लोगों के साथ ऐसे हो रहा है। आप एक सेकंड लिए तसव्वुर करें कि लाहौर शहर को हम खाली करवाएं, सारे लोगों कहेंगे जनाब आप कसूर, ननकाना, रायवंड मरकज़, रायवंड शहर, वहाँ पर जाकर टेंट सिटीज़ में रहें और 3 महीने आपके घरों पे ऑपरेशन होगा। जाहिर है डॉग फाइट्स होंगी, बम गिरेंगे, गोलियां चलेंगी, बंदे अरेस्ट होंगे, प्रॉपर्टी डैमेज होगा, दुकानों और इकोनॉमिक्स को डैमेज होगा, और फिर आपको वापस घरों में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए ना वहाँ पे टीटीपी को रीपॉपुलेट करने में उन लोगों का हाथ है, ना ही उन्होंने वॉर ऑन टेरर लड़ने का फैसला किया था, ना ही उन्होंने अफगान मुजाहिदीन की जंग लड़ने का फैसला किया। ये सारे रियासत ने किए थे। वो जो पूरा बयानिया गवर्नमेंट बनाती थी कि जनाब पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है और पीटीआई ये पीटीआई, वो सारा अनरेवल कर गया।
साफ नज़र आ गया कि बाजवा दौर के अंदर रीपॉपुलेशन का आइडिया आया था, उन्होंने पीटीआई को प्रेजेंट किया, पीटीआई ने उस आइडिया को रिजेक्ट किया, मुराद सईद ने बड़ी सख्त तकरीरें की, मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद है इसके ऊपर, और जैसे ही PDM-1 की गवर्नमेंट आती है तो रीपॉपुलेशन का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जाहिर है हमारा डीप स्टेट ये फैसले लेता है, हमारी पोलिटिकल एंटिटीज़ की क्या हैसियत। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब बड़े बहादुर हैं, उन्होंने बटन दबा दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़े बहादुर हैं, उनका हम ईट क्रॉस करेंगे जब तक न्यूक्लियर बम नहीं बनेगा। डीप स्टेट ने बनाया था, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ना, आप डीप स्टेट को अगर गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो जो उन्होंने अच्छे काम किए उनको भी तो मानना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्होंने सारे बुरे काम किए। वही बात है कि जब डीप स्टेट कहता है कि सियासतदान सिर्फ बुरे काम करते हैं, तो कहते हैं ऐसा नहीं है सर, उनसे गलत काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, तो आपको फेयरली इवैल्यूएट करना होता है। तो हमारे डीप स्टेट ने ये फैसला किया, अब डीप स्टेट ने पॉलिसी चेंज कर दी है। डीप स्टेट ने क्यों पॉलिसी चेंज किया? क्योंकि जब डीप स्टेट को लेजिटिमेसी पाकिस्तान में से नहीं मिली तो उसने लेजिटिमेसी कहाँ से ली? फॉरेन पावर से। दैट्स इट। और यही सर्कस पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता है कि अगर आपका मिलिट्री डिक्टेटर किसी ऐसी जमहूरी ताकत के खिलाफ आया जो पॉपुलर नहीं रही, तो ठीक है वो लोकली सपोर्ट ले लेगा, लेकिन 100% उसको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए होती है। बिकॉज एक छोटी सी मिसाल देते हैं, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? आई थिंक फेयर टू से नहीं। क्या ईरान में जमहूरियत है? आई थिंक फेयर टू से नहीं। क्या पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं? हाँ। क्या पाकिस्तान में खूनखार प्रोटेस्ट हुए? बिल्कुल हुए, पिछले 3 साल में हुए। ईरान में भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन ईरान की बारी अमेरिका बोल रहा है कि जनाब यहाँ इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की बारी नहीं बोल रहा। दिस इज़ रियल पॉलिटिक, ये आपके मुल्क में चल रहा है। और वही बात हम बार बार करते हैं कि जो लोग अमेरिका के पिट्ठू थे, इंटेलेक्चुअल्स, नॉट रियासत की बात करूँ, अमेरिका के पिट्ठू थे, EU के पिट्ठू थे, UN के थे, सबको बेकअप कर लेना चाहिए। एक ही सोल्यूशन है इस चीज़ का, वो है कि हकीकी मिलिट्री इकोनॉमिक अलायंस हो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की जो मुसलमान हैं। इसके अलावा कोई और हल चारा तरीका नहीं है आपके पास। इनफैक्ट अगर आप अभी भी ये बचगाना पॉलिसीज़ परसू करना चाहते हैं तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ यूट्यूबर हैं। TLP को फाइनली ख्याल आ गया कि हमें कोई स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि हमारे लीडरान कहाँ पे। अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब अकॉर्डिंग टू सेंट्रल अमीर ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अनलॉफुल कस्टडी में सीक्रेट एजेंसीज़ के। वाओ, किसी को नहीं पता था, हमें लगा था वो हाइड एंड सीक के चैंपियन है, अभी तक छुपे में रियासत उनको ढूंढ नहीं पा रही। ये बात उन्होंने क्यों की है वी डोंट नो। लोग इस पर स्पेकुलेट करें, ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो ये बात करें ताकि वो एक और रंग दे सकें। वल्लाह आलम क्या बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे मुल्क में सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को, मजहबी तंजीमों को, लिबरल तंजीमों को, हर किसी को टारगेट किया जाता है। अब ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना हुआ है, ईमान मज़ारी कहीं से कोई रिलीजियस पार्टी लीडर नहीं है, रियासत उस पर भी जबर कर रही है, रियासत TLP भी जबर कर रही है, रियासत PTI पे भी जबर कर रही है, रियासत वर्चुअली नून लीग को भी चला रही है, PPP को भी चला रही है। तो इस मुल्क में आप कोई भी ओपिनियन रख सकते हैं, आप कोई भी स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिक्स में बिलीव कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी बात की जो लेट से स्टेट नैरेटिव को सूट नहीं करती तो आप पे क्रैक डाउन होगा। इट्स सिंपल एज दैट। तो आई थिंक साद साहब, सलमान साहब, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम इन पाकिस्तान हम कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस पर मज़ीद बहस और वक्त ज़ाया करना चाहिए। 2 चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा एंड पे। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो PTI ने कॉल दी हुई है फरवरी के स्टार्ट की। लेट्स सी कि कितना मोमेंटम बिल्ड होता है, क्या चीज़ होती है। ऑब्वियसली लेट्स से अगर बहुत मोमेंटम बिल्ड भी हो जाता है और लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं तो इमरान खान साहब ओवरनाइट रिलीज़ नहीं हो जाएंगे। एक ज़ाहिर है इसका एक प्रोसेस होगा, कुछ स्टेट में चेंजेस होंगी, कुछ डीप स्टेट लचक दिखाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये एक तरीका होता है लोगों का अपनी रज़ा शो करने के लिए, वो क्या चाहते हैं। तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मुल्क के अंदर। और दूसरी एट द सेम टाइम जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग और दोनों खौफनाक भी हैं एट द सेम टाइम, वो ईरान की। क्योंकि ईरान के अंदर मामला मज़ीद बुरे होते हैं और किसी किस्म का एडवेंचरिज्म अमेरिका का होता है तो पाकिस्तान उससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है, आपकी पूरी पॉलिटिक्स रीशेप होती है। तो लिहाजा एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपको अपनी नज़र लोकल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पे भी रखनी होती है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, जब हम फ़लस्तीन की बात करते थे, हम वीगर मुस्लिम्स की बात करते हैं, हम सूडान के अंदर जो UAE हरकतें करते हैं उसकी बात, लोग कहते हैं जी आपको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, देखें ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हजूर ये चीज़ें आइसोलेशन में नहीं होती। अगर आप इतने बेसिक इंसान हैं कि आपको लगता है कि ये इंसिडेंट्स आइसोलेटेड होते हैं तो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये एक पैटर्न होता है, पूरी दुनिया में पैटर्न्स के मुताबिक चीज़ें होती हैं। 50s, 60s और 70s में अमेरिका ने दुनिया भर में डिक्टेटरशिप्स, ऑटोक्रेटिक रजीम्स को सपोर्ट किया था। क्यों? वो उनकी बात मानते थे, उनको कंट्रोल करना आसान था। तो आपने पूरी वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन देखी मिडल ईस्ट में, सेंट्रल अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी। फिर ओवर पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका ने अपनी पॉलिसी थोड़ी शिफ्ट की, स्पेशली पोस्ट
रशिया यूएसएसआर के टूटने गए, कोल्ड वॉर ख़त्म होगी, अब अमेरिका को स्ट्रॉन्ग मैन हर जगह आर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहिर है उन्होंने यूएसएसआर थ्रेट के लिए उनको आर्म किया था, तो फिर उन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ मोबिलिटी की आपकी। पाकिस्तान के पास एक ही हल है, वो है कि पाकिस्तान ट्रूली डेमोक्रेटाइज हो, लोग ही रिप्रेजेंट हो और वही लोग सॉल्यूशंस बनाएं और हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में रहे। तो लेट्स सी इन दो डेवलपमेंट्स में फ्यूचर में क्या होता है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।